नमस्कार, मैं मणि सर। आज मैं आप लोगों के समक्ष है जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में विश्व के छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय है। इस परिवर्तन का प्रभाव कोई एक राष्ट्र के समक्ष नहीं है, विश्व के सभी राष्ट्रों के समक्ष है। और विश्व में आज एक प्रकार का भय का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि अगर समय रहते हम जलवायु परिवर्तन जो हमारा हो रहा है इसमें किसी प्रकार का नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किए ठीक से, तो आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व का संकट दिखाई देने लगा है। जलवायु परिवर्तन आज गंभीर समस्या के रूप में है। तो सबसे पहले हम जलवायु के बारे में जानें। देखिए, मानव जीवन के अनुकूल वातावरण के लिए एक अनुकूल जलवायु होना आवश्यक है। प्रकृति ने धरती पर मानव के विकास के लिए या उनके आगमन के पहले ही उन्हें एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया, लेकिन दुर्भाग्य से मानव जो है अपने विकास के साथ साथ विनाश का रास्ता भी तय करता गया और एक लंबे समय से प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी मानव जाति के लिए, उसका ह्रास हुआ, उसका हनन हुआ। उसी का परिणाम है कि आज हमारे समक्ष एक साथ कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई। मानववासी के लिए सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो कारक है वह क्लाइमेट, जलवायु क्या है। हम सभी जानते हैं कि विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है, जो उस क्षेत्र के मानव वातावरण को प्रभावित करता है। वायुमंडल में तापमान और आर्द्रता का जो सम्मिलित योग है, जो एक बृहद क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिति को जलवायु कहलाता है। लेकिन आज वायुमंडल की दशाओं में परिवर्तन देखा जा रहा है और इस परिवर्तन का प्रभाव आज हमारे समक्ष दिखाई दे रहा है। आज जिस तरह से हम औद्योगिकरण, नगरीकरण को बढ़ावा दिए, जीवाश्म ईंधनों का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं, उससे हमारे वायुमंडल में प्रदूषित गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ती गई। प्रदूषित गैसों की बढ़ने से पृथ्वी का जो पार्थिव विकिरण होता है, पृथ्वी हमारी ऊष्मा सूर्य से लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करती है और प्राप्त ऊष्मा को वो विभिन्न माध्यमों से दीर्घ तरंग के रूप में परावर्तित कर देती है। लेकिन वायुमंडल में जो प्रदूषित गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हल्के अन्य गैसें हैं, इन गैसों के उपस्थिति के कारण पृथ्वी का पार्थिव विकिरण अवरुद्ध हो रहा है। तो धरती, तो पृथ्वी हमारी जो है सूर्य से ऊष्मा तो प्राप्त कर रही है, लेकिन जिस रेशियो में से परावर्तित करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। परिणाम क्या हो रहा है कि आज धरातल के समीप के भाग में तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो तापमान में जो वृद्धि हो रही है वही हमारी जलवायु परिवर्तन है। और इस परिवर्तन का कारक कौन है? प्रकृति नहीं है। इस परिवर्तन का कारक मानव स्वयं है। क्योंकि हम अगर संतुलित विकास के रास्ते पर चलते तो शायद यह समस्याएं हमारे सामने गंभीर ना होती। क्योंकि देखिए, विकास का दो कॉन्सेप्ट है। विकास का दो कॉन्सेप्ट है, एक आर्थिक विकास, एक संतुलित विकास। आर्थिक विकास वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और संतुलित विकास जो होता है
वो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए एक अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध कराती है। तो चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, इन्होंने संतुलित विकास के कॉन्सेप्ट को न चल करके आर्थिक विकास के कॉन्सेप्ट चले और अंधाधुंध विकास को बढ़ावा दिए। उस अंधाधुंध विकास में जिस तरह से औद्योगिकरण नगरीकरण को बढ़ावा दिया गया, जिस तरह से प्रदूषित गैसों को वायुमंडल में तेजी से बढ़ावा दिया गया, उसी का परिणाम है पृथ्वी का पार्थिवीकरण का अवरुद्ध होना, धरातल के तापमान में वृद्धि होना, और उस वृद्धि का नाम ही जलवायु परिवर्तन है। अभी जलवायु परिवर्तन किसी एक देश के द्वारा नहीं हुआ है, इसमें विश्व के छोटे बड़े सभी राष्ट्रों की भूमिका है। हाँ, जो जितना बड़ा है, जितना औद्योगिक है, उसकी भूमिकाएं उतनी अधिक हैं, जो छोटा है उसकी भूमिकाएं कम है। तो समस्याएं क्या है? वैश्विक स्तर पर है, और जब कोई समस्या वैश्विक स्तर पर हो जाती है तो समस्या का समाधान किसी एक राष्ट्र के द्वारा संभव नहीं है। उस समस्या का समाधान उसे वैश्विक समुदाय को एक साथ मिलकर के करना होगा, अर्थात वह समस्या जब सामूहिक सुरक्षा का विषय बन जाता है, और सामूहिक सुरक्षा के लिए विश्व के सभी छोटे बड़े राष्ट्रों को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ करके सामूहिक हितों के लिए कार्य करना होगा। अगर हम सभी राष्ट्र इस जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं से निपटना चाहते हैं तो हमें सभी राष्ट्रों को एक मंच पर आना होगा और सभी को कार्बन की उत्सर्जन को कम करना होगा, प्रदूषित गैसों की मात्रा को वायुमंडल में बढ़ने से रोकना होगा। इसके लिए हमने 2015 में पेरिस समझौता का पालन भी किया, सम्मेलन भी किया। भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, इस समझौते का अच्छे से पालन कर रहा है, लेकिन वही कुछ राष्ट्र इस समझौते से अपने को क्या कर लिए, अलग कर लिए। तो अगर इस समझौते का पालन हम अकेले भारत के द्वारा किया जाए तो शायद हम जलवायु परिवर्तन पर उतना स्थिति को हम संभाल नहीं सकते। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, हम इस समझौते का पालन नहीं कर सकते, तो अमेरिका नहीं करेगा तो रसिया नहीं करेगा, चाइना नहीं करेगा, तो बहुत से देश इस समझौते से अपने को जो अलग कर लेंगे तो कार्बन का उत्सर्जन या अन्य चीजें वायुमंडल में प्रदूषित गैसों पर जो नियंत्रण लगाने की बात कही गई थी पेरिस समझौते में, वह संभव नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं हुआ तो तापमान बढ़ता जाएगा। आज जब से औद्योगिकरण को बढ़ावा हुआ तब से धरती के तापमान में ऐसा माना जाता कि 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ा। तो तापमान बढ़ने से आज हमारे समक्ष कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब हमें देखना है कि इसका प्रभाव क्या क्या है। देखिए, जलवायु परिवर्तन से हमारे समाज में, इस वैश्विक जगत में नकारात्मक रूप से कई ऐसे प्रभाव दिखाई देंगे जो आने वाली पीढ़ी के लिए गंभीर संकट पैदा कर देगा। पहला प्रभाव तो ये हमारा है कि तापमान वृद्धि, ग्लेशियर में पिघलाव, समुद्र जल स्तर में वृद्धि, तट, द्वीप, जलमग्न। अब आप एक प्रभाव आप जान लीजिए, तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, इसके बढ़ने से ध्रुवीय क्षेत्र के ग्लेशियर, पर्वतीय क्षेत्र के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, और इन ग्लेशियर के पिघलाव से आज बड़े बड़े अंटार्कटिका के हिमखंड आइसबर्ग के रूप में समुद्र में तैरते हुए दिखाई दे रहे। तो समुद्र का जलस्तर क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। और आप ये जानते हैं कि विश्व की जनसंख्या का संकेंद्रण जो है वो तटीय भागों में अधिक है। अब अगर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो तट और द्वीप जलमग्न होंगे, तट जलद्वीप जलमग्न होंगे तो वहां की जनसंख्या डिस्प्लेस होगी और स्थानांतरित होगी। डिस्प्लेस जनसंख्या होगी तो उसके समक्ष रोजगार और पुनर्वास की समस्या गंभीर हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि 2050 तक विश्व की लगभग 50 करोड़ से अधिक आबादी डिस्प्लेस हो सकती है। तो कहीं कहीं एक वैश्विक संकट उत्पन्न होगा। आज मालदीव डूबने के कगार पर है। प्रशांत महासागर के तमाम नोरू, तुवालू, बनातू, तमाम ऐसे द्वीप हैं, सोलोमन, जो आज डूबने के कगार पे हैं। आज न्यूयॉर्क में जलस्तर बढ़ रहा है, जकार्ता डूबने का है, आपका ढाका है,
तो जितने कोस्टल एरिया के बड़े बड़े नगर हो या आबादी वाले क्षेत्र हो, इस जलवायु परिवर्तन से आज इनके डूबने की संभावना है और इस तटीय क्षेत्र की जनसंख्या कहीं कहीं इनके लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण ही है तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर में पिघलाव, समुद्र जल में वृद्धि, तटदीप जलमग्न। दूसरा क्या है? पर्वतीय ग्लेशियर में पिघलाव। अब आप कल्पना करिए, तापमान बढ़ रहा है, हम डेली पढ़ते पेपर में अक्सर पढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित आर्टिकल, तो क्या पढ़ रहे हैं कि आज हिमालय के ग्लेशियर जो है तेजी से पिघल रहे हैं, ग्लेशियरों की संख्या कम होती जा रही है। हम जानते हैं कि हमारी नदियों का उद्गम जो स्रोत है हमारे ग्लेशियर है। अब आप कल्पना करो कि अगर हमारे हिमालय के ग्लेशियर पिघल गए तो हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या होंगी? असतत वाहिनी हो जाएंगी। और हिमालय से निकलने वाली नदियां जो गंगा, विशाल गंगा मैदान में प्रवाहित होती हैं, अगर ये सूख गई तो फिर हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारे आर्थिक सामाजिक जीवन पर जबरदस्त चोट पहुंच सकता है। आज आप देख ही रहे हो कि नदी जल संकट लगातार गहराता जा रहा है, नदियों का जल प्रवाह, जल स्तर लगातार घट ही रहा है। आज हमारे सामने भयावह जल संकट उत्पन्न हो गया। तो ग्लेशियर के पिघलने से कई चीजें होंगी, नदियां सूखेंगी, हमारे जलाशय सूखेंगे, जलाशय सूखेंगे तो जल विद्युत का उत्पादन ठप हो जाएगा, ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा, और साथ साथ उस जलाशयों से निकाली गई नहरें सूखेंगी तो सिंचाई सुविधा का अभाव होगा। ऐसे में जब सिंचाई नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास खाद्यान्न या कृषि उत्पादन की संकट उत्पन्न हो जाएगी। अब आप कल्पना कर लो कि एक तरफ आपकी आबादी लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपके सामने जल संकट की समस्याएं गंभीर होती जा रही है, और अगर हमारी कृषि प्रभावित हुआ तो हमें वैश्विक खाद्यान्न संकट का सामना भी करना पड़ेगा। तो हमारे जलवायु परिवर्तन से हमें दो तरह के नुकसान दिखाई दे रहा है। पहला कि विशाल जनसंख्या को डिस्प्लेस होने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरा, इस परिवर्तन से हमारे समझ कृषि के क्षेत्र में, जहां पर विशेष करके सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, आज आप सोचिए इस परिवर्तन का प्रभाव क्या है? मौसमी परिवर्तन दिखाई दे रहा। जहां कभी बाढ़ आती थी वहां अब सूखा दिखाई दे रहा, जहां सूखा पड़ रहा है वहां आज क्या है? बाढ़ आती हुई दिखाई दे रही। तो ये बाढ़ और सूखे में जो परिवर्तन देखा, स्थानिक परिवर्तन जो देखा जा रहा, मौसमी परिवर्तन देखा जा रहा, उससे भी हमारे सामने कई गंभीर संकट ला खड़ा कर दिया। ये जो संकट है, इस संकट का कारण क्या है? हमारा क्लाइमेट चेंज है। आज आप सोच सकते हैं भारत जैसे देश में, भारत जैसे बहुत से देश मानसून जलवायु में, आज भारत जैसे देश में एक और जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की मात्रा लगातार कम होती जा रही है, और दूसरी ओर हम क्या कर रहे हैं? दूसरी ओर हम कर रहे हैं कि हम भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर का लगातार शोषण कर रहे हैं। हमारे अंडरग्राउंड वाटर के मूल स्रोत क्या है? वर्षा का जल है। अब जलवायु परिवर्तन के कारण अगर वर्षा की मात्रा कम होगी तो भूमिगत वाटर कम होगा, भूमिगत वाटर कम होगा तो निश्चित हमारे सामने सिंचाई, पेयजल जैसे गंभीर संकट उत्पन्न हो सकते हैं, और ये कहीं कहीं हमारे सामने तेजी से दिखाई दे रहा है। आज भारत के विशाल गंगा मैदान में 3 से 4 फुट जलस्तर प्रतिवर्ष क्या हो रहा? नीचे जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? एकमात्र जो कारण है वो जलवायु परिवर्तन है। आज प्राकृतिक प्रकोपों की बारंबारता लगातार बढ़ती जा रही, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, बादल फटना, ये घटनाएं कहीं न कहीं जो इसमें पहले कभी कभार सुपर साइक्लोन आते थे, विनाशकारी साइक्लोन आते थे, लेकिन अब विश्व के विभिन्न भागों में हर दूसरे चौथे महीने कहीं न कहीं विनाशकारी तूफान दिखाई दे रहे, और उन तूफानों से लाखों की जनसंख्या क्या होती है? देखते देखते तबाह हो जाती है। और ये सब का कारण हम जो मानते हैं वो हमारा क्लाइमेट चेंज है। आज दैनिक जागरण के क्या किसी प्रश्न में समाचार पत्रों को जो हम पढ़ते हैं तो हर समाचार पत्र में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यही सुनाई पड़ रहा कि कनाडा का तापमान बढ़ गया। साइबेरिया का नाम लेते ही हमारे जहन में आता है कि साइबेरिया बहुत ठंड प्रदेश है, लेकिन साइबेरिया में भी तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड आज के डेट में दिखाई दे रहा। कनाडा में 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है, ये क्षेत्र जो है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, जहां पर वर्ष भर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे रहता है, लेकिन यहाँ ये क्षेत्र तापमान में
अपना रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, और इससे वहां के क्षेत्रों के लोगों की जीवन में क्या है, कहीं कहीं प्रतिकूलता का वातावरण पैदा कर दिया है। तो जलवायु परिवर्तन से हम ये मान के चलते हैं कि ये सारी समस्याएं आ रही हैं। और क्या रहा, कृषि के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से क्या है, कृषि के क्षेत्र में भी प्रभावित हो रहा। देखिए, जो हमारी फसलें हैं उनके लिए एक निश्चित तापमान चाहिए, एक क्लाइमेट होना जरूरी है, लेकिन अगर उनके इस क्लाइमेट में परिवर्तन होगा तो कृषि के प्रारूप में परिवर्तन होगा। आज तापमान बढ़ने से फसलों के उत्पादन और उत्पादकता दोनों प्रभावित हो रहा। हम कहते हैं, किसान से आप बात करेंगे तो किसान कहेगा भैया फसल तो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जैसा फसल था खेत में वैसा उत्पादन नहीं हुआ। अब उसका कारण क्या है कि तापमान बढ़ने से हमारी फसलें जो है, चाहे रबी की हो चाहे खरीफ की हो, समय से पहले ही पक के तैयार हो जा रही है, और ऐसे में उसकी उत्पादकता क्या हो रही है, प्रभावित हो। इस परिवर्तन से आज वैश्विक जनसंख्या बढ़ रही है, फसल का उत्पादकता घट रही है, तो ऐसे में विश्व को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारा ये मानना है कि जो जलवायु परिवर्तन है, इस परिवर्तन का कारक मनुष्य स्वयं है, राष्ट्र स्वयं है। अंधाधुंध विकास, औद्योगिकरण, नगरीकरण, जीवाश्म ईंधनों का अधिकाधिक प्रयोग है ना, इस पर नियंत्रण न लगा पाना, ये सब जो है हमारे तापमान को बढ़ावा देता है। और इस तापमान के बढ़ने से आज हमारे सामने ग्लेशियर का पिघला हो रहा, तो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा, तट और द्वीप डूबेंगे, तट और द्वीप डूब रहे हैं, जनसंख्या डिस्प्लेस होगी तो राष्ट्रों के समक्ष रोजगार और पुनर्वास की समस्या। इस जलवायु परिवर्तन से पर्वतीय क्षेत्र के ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियां असतत वाहिनी होंगी, जलाशय सूखेंगे तो जल विद्युत संकट उत्पन्न हो जाएगा, सिंचाई का संकट उत्पन्न हो जाएगा, पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से मौसमी परिवर्तन अर्थात प्राकृतिक प्रकोपों की बारंबारता लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे में विश्व के विभिन्न भागों में किसी न किसी रूप में, चाहे वो साइक्लोन के रूप में हो, चाहे वो क्लाउड बस्टर के रूप में हो, चाहे वो आपका लैंडस्लाइडिंग हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो ड्राट हो, हर बार सूखा, जितने भी प्राकृतिक आपदा के बहिर्जात बल हैं वो कहीं कहीं विश्व के किसी विभिन्न भागों में प्रभावित कर रहे हैं। और इसी के प्रभाव कारण आज विश्व के हर वर्ष करोड़ों आबादी इससे कहीं कहीं प्रभावित हो रही है। तो ये भी तुम्हारे सामने है। खाद्यान्न संकट की समस्या, पेयजल की समस्या, तमाम समस्याएं उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन आज विश्व के सामने एक सर्वप्रमुख चुनौती है। इस पर अक्सर हम आर्टिकल पढ़ते रहते हैं, हम पढ़ते लिखते हैं। इस पर हमेशा संघ लोक सेवा आयोग में, राज्य लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षाओं में, एस्से में, इन सबसे प्रश्न क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेरा ये मानना है कि जो भी पढ़ा लिखा समाज है, ऐसे मुद्दों के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन स्वयं में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हम स्वयं में परिवर्तन ला दें तो हमारा एक छोटा सा प्रयास जलवायु परिवर्तन की दिशा में, एक सकारात्मक प्रयास, एक अच्छा साबित हो सकता है। विश्व के देश क्या कर रहे हैं ये उनका विषय है, लेकिन हमारा जो काम करना है ये हमारा प्रथम विषय होना चाहिए। आज भारत जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं का सामना भी कर रहा है, और भारत पेरिस समझौते का पालन करने के लिए कटिबद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं को सामना करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास कर ही रहा है। और दूसरी तरफ हम अब जीवाश्म ईंधनों पर, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, जीवाश्म ईंधनों पर हम अपनी निर्भरता भी कम कर रहे हैं। अब हमें इस क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें अंधाधुंध विकास, आर्थिक विकास के स्थान पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अवधारणा को डेवलप करना होगा, संतुलित विकास को अवधारणा को डेवलप करना होगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना होगा। और ऐसे में हम पहला काम हमें यही करना होगा कि हमें जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। हमें ऐसे ईंधन के स्रोतों को बढ़ावा देना होगा जो वातावरण को प्रदूषित न कर सके। अब जैसे आज हम क्या कर सकते हैं, अब हम जैसे चूंकि हमारी निर्भरता कोयला पेट्रोलियम में सबसे अधिक है, हमारी ही निर्भरता नहीं,
विश्व में 39% ऊर्जा का उपभोग पेट्रोलियम पदार्थों से होता है, 25% कोयला उसका स्तर है, 20% आपका प्राकृतिक गैस है। तो विश्व के छोटे बड़े सभी राष्ट्र पारंपरिक ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं, तो एकाएक उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी मात्रा को हम कम जरूर कर सकते हैं। और ये कम करने के लिए हमें क्या प्रयास करना होगा? हमें सबसे पहले प्रयास करना होगा कि हमें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना होगा, हमें परमाणु ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि गैर पारंपरिक पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोडीजल, बायोमास, अगर इसका हम प्रयोग करते हैं, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता कम होगी, कोयला पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी, इससे कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, और जब कार्बन का उत्सर्जन कम होगा तो हम वायुमंडल को क्या करेंगे? स्वच्छ बनाए रखने में ज्यादा मददगार साबित कर सकते हैं। आप याद देखिए कोविड संकट के दौरान जब आपके देश में और पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा था, औद्योगिक कल कारखाने, वाहन ये सब बंद हो गए थे, तो हमारा वातावरण भी क्या है? काफी साफ साफ नजर आ रहा था। तो हमारा मानना है कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है, बस समाधान का तरीका सही होना चाहिए। और जलवायु परिवर्तन जो समस्या है, ये वैश्विक समस्या है, इस समस्या को हल तभी किया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र इस दिशा में सामूहिकता की भाव हो, सामूहिक सुरक्षा की भावना पर आधारित होकर के एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे, तभी हम जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपट सकते हैं। क्योंकि अगर कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आरोप लगाता है कि इनके कारण जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है, अब यह समय किसी पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, यह समय है कि सभी देश पेरिस कन्वेंशन का पालन करें और कार्बन उत्सर्जन को कम करें, उसे इस स्तर पर लाएं कि जो 1990 का उत्सर्जन होता था उस स्तर पर, अर्थात अपने कुल उत्सर्जन में कम से कम 30% कमी लाने का प्रयास करें। और यह प्रयास सामूहिकता के भाव से ही पैदा हो सकता है। ये प्रयास के लिए हमें कहीं न कहीं जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के प्रयोग पर अधिक से अधिक बढ़ावा देना होगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। इस टॉपिक से संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षाओं में पूछा जाता है, निबंध में पूछा जाता है। ये काफी समसामयिक सी बिंदुओं से जुड़ा हुआ टॉपिक है। मेरा मानना है कि हर बच्चे को ऐसे विषय पर जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है, फिर हम कल एक नई वीडियो के साथ